अक्सर लोगों से हमने सुना है कि मुकेश अंबानी के पास जितनी दौलत है वो उनको सरकार ने जो मदद की है उनके बिजनेस को बढ़ाने में उससे बनाई गई है। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि क्या सच है और क्या सही में ये पूरी दौलत जो मुकेश अंबानी के पास है ये सारी पॉलिटिकल कनेक्शन से उन्होंने कमाई है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले मैं बताऊं कि मुकेश अंबानी आज के टाइम पर वो इंसान हैं जिनके 1 मिनट की कीमत भी लाखों रुपए बनती है। मुकेश अंबानी इंडिया के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि वो अपने ऑफिस से अपनी कार तक जाते जाते भी एक मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, यानी कि इतने टाइम की कमी है कि एक मिनट भी यूटिलाइज करते हुए चलते हैं। अभी इनके बेटे की यानी कि आनंद अंबानी की जो शादी चल रही है जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, उस पे तकरीबन इन्होंने 5,000 करोड़ तक खर्च कर दिए हैं और ये अमाउंट भी अप्रॉक्स बताया जा रहा है, यानी कि एक अंदाजन अमाउंट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों 5,000 करोड़ मुकेश अंबानी के लिए आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो तकरीबन 10,370 अरब रुपए है। और इतनी बड़ी नेटवर्थ में से 5,000 करोड़ सिर्फ ऐसा है जैसे समुंदर में से आपने एक कटोरा पानी निकाल लिया हो। लेकिन इतना पैसा और इतनी सक्सेस इनके पास आई कैसे? बात करेंगे मुकेश अंबानी की रियल स्ट्रेटजीज की जो उन्होंने बिजनेस पे इम्प्लीमेंट की अपने, और साथ ही उनके दूसरे भाई अनिल अंबानी जो कि बैंकरप्ट हो गए हैं, यानी कि बिल्कुल ही दिवालिया हो चुके हैं। तो दोनों की ही स्टोरी जानेंगे और बिजनेस स्ट्रेटजीज में देखेंगे इन्होंने क्या काम अच्छा किया और उन्होंने क्या काम बुरा किया। तो बात करें अगर मुकेश अंबानी की, तो इंडिया में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारी चीज़ों में मुकेश अंबानी का शेयर कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर बात करें पेट्रोलियम की, अगर बात करें रिलायंस रिटेल की, क्रिकेट की और टेलीकॉम सेक्टर की, तो सभी जगह मुकेश अंबानी हैं। और आज की डेट में आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी को कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुंचाते हैं। इतनी बड़ी सक्सेस, इतना बड़ा रिलायंस एम्पायर स्टार्ट हुआ था धीरू भाई अंबानी सर से, जो कि इनके फादर थे। धीरू भाई अंबानी कोई बहुत बड़े घर से नहीं थे, ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और एक अच्छी जॉब के लिए ये यमन चले गए थे। यमन में इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में क्लर्क की जॉब की और 1958 में 8 साल का एक्सपीरियंस लेकर गुजरात वापस आ गए। गुजरात वापस आकर इन्होंने बिजनेस करने का फैसला किया, क्योंकि अब इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। गुजरात में इन्होंने ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन। स्टार्टिंग में रिलायंस मसालों का काम करती थी, यानी कि इंडिया में जो स्पाइसेस थे उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने टेक्सटाइल का भी काम स्टार्ट किया, जहां पर कॉटन टेक्सटाइल में इन्होंने स्कोप देखा। असल में दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल में उस टाइम पर गवर्नमेंट की पाबंदियां लगी हुई थीं और पाबंदियां होने की वजह से कोई भी खुलकर कॉटन टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा था। उस टाइम पर इंडिया में सिंथेटिक टेक्सटाइल स्टार्ट नहीं हुआ था और धीरू भाई अंबानी ने उसी जगह पर स्कोप देखा। धीरू भाई अंबानी ने जो फैक्ट्रीज लगाई उसमें इन्होंने सिंथेटिक टेक्सटाइल्स बनाना स्टार्ट किए, यानी कि केमिकल प्रोसेस से कपड़े बनाते थे। उन केमिकल प्रोसेस से जो कपड़े बनकर तैयार होते थे वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत, दिखने में भी अच्छे होते थे और साथ में काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होते थे। इसी वजह से उनका ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा रन किया और वो गवर्नमेंट की जो कॉटन टेक्सटाइल की पॉलिसीज़ थी उससे भी बचे रहे। और कॉटन टेक्सटाइल के इनके बिज़नेस ने धीरे धीरे रिलायंस को बहुत ज़्यादा कामयाब कर दिया। धीरू भाई अंबानी जी ने जो रिलायंस पर भरोसा और जो फेथ लोगों का बनाया था उसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स और पब्लिक ने अब इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। बात है 1987 की, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था। धीरू भाई अंबानी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी स्पॉन्सरशिप ले ली थी जो कि रिलायंस के नाम पर थी 1987 में। इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इनके पास एक चैलेंज आ रहा था जो कि इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में था। असल में दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पेट्रोकेमिकल्स की ज़रूरत पड़ती थी और उस टाइम पेट्रोकेमिकल इंडिया में नहीं बनते थे, बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे। इंपोर्ट करने की वजह से उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। इस वजह से धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोकेमिकल में एंट्री करने का फैसला किया।
पेट्रोकेमिकल में इन्होंने अपनी एक रिफाइनरी इस्टेब्लिश की जो कि जामनगर में आज भी मौजूद है। धीरूभाई अंबानी जब तक जिंदा थे इनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों इनके ही नीचे काम करते थे और साथ में ये सब मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर रहे थे। लेकिन इनकी कहानी में ट्विस्ट आता है 2002 में, जब धीरूभाई अंबानी जी का निधन हो जाता है और अब रिलायंस को संभालने के लिए कोई लीडर चाहिए था। धीरूभाई अंबानी चाहते थे कि उनके दोनों बेटे साथ में मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को संभालें और इसको चलाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ कि मुकेश अंबानी को ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा रिलायंस का, क्योंकि उनके गवर्नमेंट रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। असल में दोस्तों, मुकेश अंबानी जी गवर्नमेंट रिलेशनशिप हो या बिज़नेस रिलेशनशिप, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप वो बनाने में और उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा महारती हैं। मुकेश अंबानी जी के पास रिलायंस का ज़्यादा कंट्रोल आने की वजह से इन दोनों भाइयों के बीच दरार आ गई थी और इन दोनों ने ही बात करना एक दूसरे से ख़त्म कर दिया था। लेकिन इन दोनों की मां को ये पसंद नहीं था और उन्होंने इन दोनों को एक साथ बुलाकर इनका बिजनेस 50-50% शेयर कर दिया। 2005 में रिलायंस डिवाइड होने के बाद रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी जी के पास आ गई और रिलायंस एनर्जी, रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी जी के पास आ गई थी। मुकेश अंबानी जी क्योंकि गवर्नमेंट से और सारे बिजनेसमैन से रिलेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उनके रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे थे, इस वजह से सरकार की मदद और सपोर्ट और उनकी कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने रिलायंस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। उन्होंने जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी जो कि पेट्रोकेमिकल में थी उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ लाकर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दी है और आज जामनगर की रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल की रिफाइनरी है। उसके बाद मुकेश अंबानी जी ने रिटेल इंडस्ट्री में कदम रखा और वहाँ पर स्मार्ट बाज़ार, रिलायंस ट्रेंड जैसे स्टोर्स पूरे इंडिया में ओपन कर दिए। इन स्टोर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की करी, काफ़ी सक्सेस इन स्टोर्स से मिली। इसमें प्रीमियम और नॉन प्रीमियम दोनों ही मटेरियल्स के अलग अलग डिफरेंट वेरिएंट्स थे जो ये सेल करते थे और बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स होने के बावजूद भी इनके स्टोर्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आईपीएल जब स्टार्ट हुए तो आईपीएल की सबसे महंगी टीम जो कि मुंबई इंडियंस है उसको भी मुकेश अंबानी जी ने खरीद लिया और अब वो टीम भी रिलायंस के पास है। सबसे महंगी टीम होने की वजह से उसने भी इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। इन सारी सक्सेस के बाद दोस्तों मुकेश अंबानी जी टेलीकॉम इंडस्ट्री में अब उतरना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर इनके सामने एक चैलेंज था और वो चैलेंज था इनके भाई से लिया हुआ एग्रीमेंट। असल में दोस्तों जब इन दोनों भाइयों में बिजनेस को डिवाइड किया गया था तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जिस बिज़नेस में अनिल अंबानी जी हैं उसमें मुकेश अंबानी नहीं जाएंगे और जिसमें मुकेश अंबानी हैं उसमें अनिल अंबानी नहीं जाएंगे। अनिल अंबानी के पास पहले ही रिलायंस टेलीकॉम कंपनी थी जिसकी वजह से ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में नहीं उतर पा रहे थे। दोस्तों इस वजह से इस मामले को ये सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। 2011 से 2015 तक केस लड़े और उसके बाद इन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि रिलायंस टेलीकॉम जो थी, जो कि काफ़ी बुरी हालत में थी, उसका जो नेटवर्क थे, टावर्स थे, वो सारे रिलायंस जियो को ये दे देंगे और उसके बदले कुछ रॉयल्टी इनको मिलती रहेगी। कुछ इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स अपने भाई से करने के बाद मुकेश अंबानी जी के टेलीकॉम सेक्टर के रास्ते खुल गए थे और 2016 में ही इन्होंने लॉन्च करा जियो। जियो की जो लॉन्चिंग थी वो इतनी तगड़ी थी कि उसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। असल में जियो जब लॉन्च हुई थी तो जियो ने इंटरनेट, मैसेज और कॉलिंग सभी कुछ बिल्कुल ही टोटली फ्री कर दिया था, यहाँ तक कि इनकी सिम भी टोटली फ्री थी। इस वजह से कॉम्पिटिटर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और जितने भी टेलीकॉम यूज़र्स थे वो सारे इनके कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर जियो के पास आने लगे। यूज़र बेस इतना बड़ा होने लगा कि कुछ साल बाद ही इनका यूज़र बेस तकरीबन 450 मिलियन का था। असल में इतना सस्ता 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने की वजह एक ये भी थी कि जब दुनिया 3G पर बिड कर रही थी, यानी कि जब कंपनीज 3G खरीद रही थी और 4G सही से बना भी नहीं था, उस टाइम पर इन्होंने गवर्नमेंट से 4G की बिड लगा ली थी। इसी वजह से रिलायंस जियो के पास 3G नेटवर्क नहीं है। रिलायंस जियो का नेटवर्क स्टार्ट 4G से ही होता है।
क्योंकि उस टाइम और कोई 4G का बिडर नहीं था, तो इनको काफ़ी सस्ते में 4G नेटवर्क मिल गया और इस वजह से इन्होंने बिल्कुल फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया। और इस टाइम भी मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस जियो अभी 6G पर इंटरनेशनल कंपनीज के साथ R&D कर रही है और जल्द ही ये 6G इंटरनेट नेटवर्क भी लॉन्च कर सकते हैं। असल में इनकी जो फ्यूचर को लेकर बिडिंग होती है वो इन्होंने सीखी थी अपने फादर धीरूभाई अंबानी सर से। धीरूभाई अंबानी कहा करते थे कि हमेशा जो बिड करना चाहिए वो फ्यूचर के बिजनेस पर करना चाहिए जो कि आगे चलकर ग्रो करेगा। जिस तरफ पब्लिक भाग रही है उस तरफ से हट जाओ और जहां पब्लिक की अभी नज़र नहीं पड़ी है उस जगह पर कम रेट्स पर अच्छी चीज़ पहले से ही परचेज करके रख लो, ताकि जब पब्लिक उस चीज़ की तरफ आएगी तो आपके पास वो चीज़ पहले से ही मौजूद होना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुकेश अंबानी ने 2024 में ही अनाउंस कर दिया है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क भी बनाने वाले हैं और इसके लिए इन्होंने डिज्नी से $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है। मुकेश अंबानी जी की जो नेटवर्थ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तकरीबन 10,370 बिलियन यानी कि 10,370 अरब रुपया है और इस वजह से ये दुनिया के 11वें नंबर पर सबसे अमीर आदमी आते हैं, यानी कि वर्ल्ड के 11 रिचेस्ट पर्सन्स में। मुकेश अंबानी जी का घर जिसका नाम एंटीलिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और सुर्खियों में रहता है अपनी लग्जरी चीज़ों के लिए। इसमें मंदिर, इनके अपने सैलून, स्पा, थिएटर, हेलीपैड और लग्जरी कार्स के लिए काफ़ी बड़ी पार्किंग है जिसमें एक साथ तकरीबन 150 से 200 लग्जरी कार्स पार्क हो सकती हैं। मुकेश अंबानी जी ने तो काफ़ी सक्सेस हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ इनके भाई अनिल अंबानी जो कि दिवालिया हो चुके हैं। असल में इनके बिजनेस फेलियर की कुछ वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि इन्होंने जल्दी कामयाबी, जल्दी सक्सेस हासिल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई और ये सभी सेक्टर्स में एक साथ उतरना चाहते थे, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस इन्होंने करे और उस वजह से इनके खर्चे काफ़ी बढ़ गए और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गया, उतना प्रॉफिट नहीं आ पाया। और उसके बाद इनके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस गलत साबित हुए इनके लिए, जो इन्होंने गलत टाइम पर गलत फैसले ले लिए थे। साथ ही साथ इनका जो रिलायंस कैपिटल का ग्रुप था उसने कुछ खास डाइवर्सिफाई नहीं किया अपना पोर्टफोलियो, जिसकी वजह से इनका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इतने सारे फेलियर्स के बाद अभी फ़िलहाल अनिल अंबानी जी के 2 बेटों ने इनका बिज़नेस संभाला है और वो अब काफ़ी अच्छे तरीके से इनका बिज़नेस रन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें तो हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक अपना डेब्ट तकरीबन क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से इनके पास इन्वेस्टमेंट भी आना स्टार्ट हो चुकी है और अब थोड़ा थोड़ा करके आगे सब कुछ ठीक हो सकता है। अब आप लोग मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में रुके हैं तो आपको मैं ज़रूर मुकेश अंबानी जी और धीरूभाई अंबानी जी की बिज़नेस टिप्स हैं वो ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। इनकी जो सबसे पहली टिप्स है वो है फ्यूचर बिजनेस पर बिडिंग करें, जो कि आने वाले टाइम में बिज़नेस ग्रो करने वाले हैं। जैसे कि आज की डेट में ग्रीन एनर्जी के बिज़नेस हैं, सोलर एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इन बिज़नेस पर काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स की नज़र है और इसमें धड़ाके से इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप इन चीज़ों पर अपनी रिसर्च ज़रूर करिएगा। दूसरी इनकी टिप है गुड रिलेशनशिप। ये सभी से काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं, खासकर जो इनके बिज़नेस में इनके साथ हैं उनसे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स इनके रहते हैं और इसी वजह से इन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी जी की शादी में काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट किया और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी वहां पर आए। इसका मेन मकसद यही था कि इनके रिलेशनशिप सबसे अच्छे हो सकें और बिज़नेस में और अच्छी ग्रोथ और अच्छी डील्स वगैरह ये क्रैक कर सकें। तीसरी टिप है पैसों को खर्च करने से पहले पैसे कमाना सीखो। मुकेश अंबानी जी ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हैं और जितने भी रिस्क लिए हैं उनके पास एक बैकअप प्लान ज़रूर रहता था, यानी कि अगर उनकी वो इन्वेस्टमेंट्स फेल हो जाती हैं, उनके वो डिसीजन सही साबित नहीं होते हैं, तब भी उनको कुछ खास लॉस नहीं होगा और जो लॉस होगा वो जल्द ही रिकवर कर लेंगे। इस वजह से हमें जो भी डिसीजन लेना चाहिए और जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए सारी चीज़ों को। और इसी से रिलेटेड इनकी चौथी टिप यही है कि इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में करें, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करें, यानी कि कोई एक सेक्टर अगर आपका नहीं चल पाए, वो पैसा नहीं बना कर दे, तो दूसरी चीज़ें आपको पैसा बनाकर देती रहें और इनकम कहीं पर रुके नहीं और जो लॉस हो वो भी उनसे रिकवर हो जाए।
बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंचती रहे। बाकी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।